तो इसमें हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे पेटी कैश बुक, ठीक है। हम लोगों ने पेटी कैश बुक तक सीखा, यानी सब्सिडियरी बुक्स जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या है, देखो। जब भी कुछ बाई सेल होता है, ठीक है, मतलब कोई अगर कुछ सेल कर रहा है, लाइक क्रेडिटर और डेटर वाला जब रिलेशन एग्जिस्ट होता है, तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि जो सेल कर रहा है, मतलब जो सेलर है, वो हमेशा टाइम दे पेमेंट करने के लिए। मतलब टाइम पीरियड हमेशा सेलर के पास अवेलेबल नहीं होता है कि वो ऐसा बोल दे ठीक है 1 मंथ 2 मंथ आफ्टर दे दो, ऐसा बोल दे। और हमेशा जो परचेजर होता है उसके पास हमेशा पैसा अवेलेबल हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो हमें परचेज करना है, परचेज करने का दो तरीका होता है, या तो कैश में परचेज कर लो, पैसा दे दो, जो पसंद है ले लो, और या तो फिर क्रेडिट में परचेज करो, दैट इज बाद में पैसा देना है, ठीक है। लेकिन क्रेडिट जो है वो 1-2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन अगर क्रेडिट मोर देन मतलब डेज हो रहा है, जैसे मान लो 1 वीक या फिर उससे बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइक मान लो 90 डेज, मतलब मैक्सिमम वो मंथ में जब हो जाता है, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो 3 मंथ्स के एक्सटेंडेड जो होता है, मतलब कोई अगर मांग रहा है क्रेडिट टाइम तभी किया जाता है, ठीक है। तो अगर सेलर जो है, बायर जो है, वो अगर बोल रहा है कि हम इतना जल्दी पैसा नहीं दे सकते, मुझे कम से कम 2 महीना 3 महीना चाहिए, तो जो सेलर है उसके दिमाग में क्या चलेगा, उसके दिमाग में ये रहेगा कि पता नहीं आफ्टर 3 मंथ्स ये मुझे पैसा दे या ना दे, ये अगर बैड डेप्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए। लेकिन उसे बेचना भी है, क्योंकि हर एक कस्टमर अलग अलग होते हैं, सबके पास कैश नहीं होता है, सब 1-2 दिन के क्रेडिट पे नहीं ले सकते हैं। तो बिजनेस को अगर हमें रन करवाना है तो हमें थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी रखना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, मतलब जो सेलर है वो क्या कर सकता है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बना सकता है। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब ये क्या है, वो बायर से बोलेगा तुम मुझे लिख के दे दो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है मुझसे लिखवा लो, ठीक है हम प्रॉमिस कर रहे हैं मुझसे लिखवा लो, अगर विश्वास नहीं है मेरे बात पे तो मेरे से लिखवा लो। तो वही जो सेलर है वो बोलेगा आप मुझे लिख के दे दो कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप मुझे पैसा इतने दिन बाद इस चीज का दे दोगे, ठीक है। जो भी हो सर, 10,000 20,000 30,000 अमाउंट जो भी हो, कि आप मुझे इतने दिन बाद दे दोगे। तो ये जो प्रॉमिस कर रहा है, कौन प्रॉमिस कर रहा है, डेटर प्रॉमिस कर रहा है कि वो क्रेडिटर को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पैसा दे देगा, ठीक है। अब यही जो प्रॉमिस नोट जो बन रहा है, ठीक है, ये प्रॉमिसरी नोट हो गया। प्रॉमिसरी नोट मतलब जब डेटर प्रॉमिस करता है क्रेडिटर को वो एक सर्टेन टाइम के बाद पैसा दे देगा। अब अगर इसे लीगल डॉक्यूमेंट करना है तो इसमें स्टाम्प वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग इसे प्रूव कर पाए कि ये जो है, मतलब नॉर्मल कागज पे जो साइन होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, एक स्पेसिफिक लीगल पेपर पे होना चाहिए, स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए, डेट वगैरह साइन वगैरह सारा चीज होना चाहिए। तो जब लीगल प्रोसीड्योर के थ्रू से अगर ऐसा कोई प्रॉमिसिंग नोट हम लोग लिखेंगे तो उसमें बन जाता है प्रॉमिसरी नोट। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसे बोलो तो एक ही कंसेप्ट में है। जब डेटर लिख के देता है, प्रॉमिस करके देता है कि आई प्रॉमिस टू पे इतना अमाउंट, तो ये बन जाता है प्रॉमिसरी नोट। तो यानी जो परचेजर है वो लिख रहा है, यानी जो डेटर है। लेकिन जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट कब आएगा, जब सेलर जब ड्रॉ करेगा, सेलर जब बिल ड्रॉ करेगा ऑन जो बायर है उसके ऊपर, तब वही वाला चीज बन जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो कंसेप्ट एक ही, मतलब एक ही कंडीशन के लिए अप्लाई होता है, लेकिन जब डेटर बनाता है तो उसे बोला जाता है प्रॉमिसरी नोट, लेकिन जब क्रेडिटर बनाता है तो उसे ही बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यही दोनों फर्क है दोनों में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बाकी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह, इसमें टर्म्स क्या होता है, बाकी सारा चीज इसमें डिटेल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग, अब देखो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो देखो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ देखो ये जो कॉमर्शियल प्रैक्टिस हो रहा है, इट इज जनरल प्रैक्टिस दैट व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विस आर प्रोवाइडेड द सेलर एक्सटेंड ए क्रेडिट पीरियड टू बायर। सेलर क्या करता है, क्रेडिट पीरियड मतलब टाइम दे देता है पेमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत। इन समटाइम्स द सेलर मे नॉट बी इन पोजीशन टू ऑफर क्रेडिट पीरियड। हो सकता है सेलर उसे टाइम ना दे पाए कि मुझे इतने दिन बाद पेमेंट करो, एंड द परचेसर इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इमीडिएटली। लेकिन परचेसर के पास भी उतना पैसा नहीं है कि वो इमीडिएटली पे कर दे। तो ऐसे हालत में क्या करता है seller would like that purchaser should give a definite promise in written in writing to pay the amount of the goods on a certain date which he can use to
जेनरेट इमीडिएट फंड। तो इसीलिए सेलर जो है वो चाहता है कि जब परचेजर जो है उसे लिख के दे दे कि वो इतने दिन बाद ये सर्टेन अमाउंट उसे पे कर देगा, और वो डॉक्यूमेंट ऐसा हो ताकि उससे वो जब चाहे फंड रेज कर पाए। अब जब चाहे कैसे कर पाएगा वो हम लोग देखेंगे। कॉमर्शियल प्रैक्टिस हैज डेवलप्ड टू ट्रीट दिस रिटर्न प्रॉमिस इनटू ए वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट। और धीरे धीरे ये जो रिटर्न मतलब रिटर्न पेपर था उसे बना दिया गया है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, जिसे बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, दैट व्हेन ए रिटर्न प्रॉमिस इज मेड इन प्रॉपर फॉर्म, जब इसे हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में डाल देंगे, दैट इज properly stamped हो जाएगा, it is expected that the buyer discharge his debt and the seller receive payment। मतलब प्रॉपर रहेगा, लीगली रहेगा, तो इससे क्या होगा, जो बायर है उसे पे करना ही पड़ेगा अपना डेप्ट, और सेलर को अपना पैसा मिल जाएगा, यानी कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर लीगली लिखा हुआ रहेगा, लीगल प्रूफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब वर्ड ऑफ माउथ को तो कोई भरोसा नहीं रहा अभी, तो इसीलिए सारा चीज लीगल किया जाता है। दिस इज बिकॉज रिटर्न प्रॉमिस आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड मनी इज एडवांस्ड अगेंस्ट देम। और ये जो रिटर्न प्रॉमिस नोट बनेगा ना, ये बैंक में भी अगर ले जाएंगे हम लोग, तो बैंक हमें उसके बदले क्या दे देगा, पैसा दे देगा। जैसे चेक लेके जाते हो, चेक डिपॉजिट करते हो तो बैंक के थ्रू से हो जाता है, उसी तरह से अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली यहाँ हमें पढ़ना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मान लो किसी के ऊपर हम लोगों ने 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया है, और वो बिल जो है वो 3 मंथ्स बाद वो मुझे बिल का पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए। अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम बैंक में ले जाके देंगे ना, तो बैंक मुझे पैसा दे देगा तुरंत। सपोज मैंने 2 महीने बाद ही, 2 महीने तक बिल्स मेरे पास रखा, और 2 महीने बाद मैंने क्या किया, उसे बैंक में ले जाके दे दिया, तो बैंक वाला मुझे पैसा दे देगा, और बैंक वाला क्या करेगा, बाद में वही पैसा जो है मिलना जिससे चाहिए था उससे ले लेगा। यानी मैंने जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था उससे पैसा अब बैंक ले लेगी, ठीक है, लेकिन उसे पैसा देना पड़ेगा बैंक को, मुझे ना देके बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि अभी होल्डर बिल का कौन है, बैंक है। ये सारा ही हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड मनी इज एडवांस्ड अगेंस्ट देम, ऑल्सो दे कैन बी एंडोर्स्ड, दैट इज पास्ड ऑन from person to person. The written promise is either in the form of bills of exchange or in the form of promissory note। तो ये जो written प्रॉमिस होता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है या फिर प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में इतना ही फर्क है, प्रॉमिसरी नोट जो है वो डेटर बनाता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्रेडिटर बनाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटर्न होना चाहिए, मतलब रिटर्न होना चाहिए तभी इसका वैल्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें डेट होना चाहिए कि कौन से डेट पे ये बना हुआ है, और इसमें इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए कि इतना पैसा 10,000 20,000 जो भी हो, एक सर्टेन सम ऑफ मनी वहां लिखा हुआ होना चाहिए, तभी उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मानेंगे, ठीक है। कुछ पैसा या फिर मोर देन 10,000 ऐसे लिखने से नहीं होगा, 12,000 है तो 12,000 लिखो, ठीक है, सर्टेन होना चाहिए। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो कि अगर तुम्हारे पास पैसा अवेलेबल होगा तभी हम पैसा पेमेंट करेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अनकंडीशनल होना चाहिए। द मनी मस्ट बी पेबल टू ए डेफिनेट पर्सन और टू हिज होल्डर ऑर्डर टू बियरर। तो ये मनी जो है वो पे करना पड़ेगा उस पर्सन को जो जिसने बिल्स ड्रॉ किया है या फिर जिसके पास वो बिल है। The draft must be accepted for payment by the party to whom the order is made। तो जिसने बिल्स ड्रॉ किया है उसको क्या करना है, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, इसमें स्टैम्प होना चाहिए। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, और जिस कंट्री में, मतलब जो कंट्री के अंडर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो रहा है वहां जो भी लीगल करेंसी एप्लीकेबल है उसी में पेमेंट का बात होना चाहिए। अब ये सारा बात तो हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो क्या होता क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। सपोज ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। अब पूरा कंडीशन देखो क्या हो रहा है, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, और ये है सेलर, ठीक है, और ये है बायर। अब सेलर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेलर को हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर, ठीक है, और बायर को हम लोग बोलेंगे डेटर। अब ये इसके दुकान में, सपोज इसका है इलेक्ट्रॉनिक शॉप, अब इसे मोबाइल का जरूरत है, ठीक है, तो मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के पास चला गया और बोला मुझे एक अच्छा फोन दे दो 10,000 के अंदर, ठीक है, जिसमें हम लगभग जो भी आजकल ऑनलाइन काम होता है सारा कर पाए, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, मुझे दे दो।
तो मिस्टर ए बोल रहे ठीक है हम दे तो देंगे, लेकिन ये 10,000 मुझे कब मिलेगा, आप कैश में ले रहे हो? तो ये मिस्टर बी बोल रहा है मेरे पास तो अभी पैसा है नहीं कि हम आपको कैश पेमेंट कर दें, हम आपको 3 महीने बाद पे कर देंगे। तो मिस्टर ए बोलेगा कि 3 महीने बाद अगर आप मुझे पैसा ना दो तो फिर क्या होगा? तो मिस्टर बी बोल रहा है, क्योंकि हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर है, तो हम उसी रेस्पेक्ट में दिखा रहे हैं। तो मिस्टर ए बोल रहा है ठीक है हम दे देंगे, लेकिन हम आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करेंगे। कौन बिल ड्रॉ करेगा? मिस्टर ए, क्योंकि पैसा अगर किसी का डूबेगा, किसी का बैड डेप्ट होगा, तो वो मिस्टर ए का होगा, क्योंकि ये तो इसको फोन दे देगा। अब ये फोन लेके अगर गायब हो जाए तो पैसा तो इसका लॉस हो गया, क्योंकि इसका फोन चला गया 10,000 का, इसे कुछ पेमेंट मिला नहीं। तो मिस्टर ए बोलेगा ठीक है हम दे देंगे, हम 3 महीना तक वेट भी करेंगे, आप मुझे 3 महीने बाद ही दे देना, लेकिन एक प्रूफ होना चाहिए, एक रिटर्न एग्रीमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बिल्स आपके ऊपर ड्रॉ करते हैं। बिल्स ड्रॉ कर रहा है, कौन ड्रॉ कर रहा है? मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर ड्रॉ कर रहा है बिल्स। मिस्टर ए जो है ये बिल ड्रॉ कर रहा है, तो मिस्टर ए को क्या बोला जाएगा? मिस्टर ए को एक नाम देते हैं हम, इससे इन्हें बोलेंगे हम लोग ड्रॉयर। ठीक है, इन्हें बोलेंगे ड्रॉयर बिकॉज इन्होंने किया है बिल ड्रॉ, और जिनके ऊपर ड्रॉ किया जाता है उन्हें बोला जाता है ड्रॉई। जिनके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है उन्हें बोला जाता है ड्रॉई। इसके अलावा भी इनका और एक नाम भी मैंने दिया है, देखो मिस्टर ए को मैंने सेलर बताया है, क्रेडिटर बताया, अब बताया ड्रॉयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टर्म में, और मिस्टर बी है हमारे बायर और डेटर, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टर्म में ये हमारे हो गए ड्रॉई। अब यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस का बात आता है। एक्सेप्टेंस मतलब मैंने बिल ड्रॉ कर दिया, इसे दे दिया, अब ये बिल लेके गायब हो जाए तो क्या प्रूफ रहेगा? तो करना क्या है, रूल्स क्या है? मिस्टर ए बोलेगा देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल्स ये होता है, हम आपको बिल दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये बिल इसे भेज रहा है, यहाँ पर इसने डेट दे दिया है, आज जो है 2/11 ठीक है नवंबर, यहाँ पर लिख दिया है आप इतने दिन बाद इतना अमाउंट मुझे पे करेंगे, यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प लगा दिया है, और यहाँ पर साइन वगैरह, यहाँ पर डेट वगैरह दे दिया, एड्रेस वगैरह दे दिया शॉप का, अपने शॉप का, और इसे सेंड कर दिया। तो ये इसका काम क्या है? मिस्टर ए बोल रहा है कि बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ एक साइन करना है। ठीक है, इसे बोल रहा है आपको यहाँ एक साइन करना है, आप साइन कर दीजिए ताकि इसे हम मान ले कि आपने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस कैसे पता चलेगा? एक्सेप्टेंस तभी पता चलेगा अगर ये साइन कर देता है मिस्टर बी। तो मिस्टर बी जैसे साइन करेगा, यानी यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसे मिस्टर बी जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आता है एक्सेप्टेंस। मिस्टर बी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो माना है कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है सही से ही लिखा है, मुझे 3 मंथ्स बाद इन्हें 10,000 रुपीज पे करना है मोबाइल के लिए जो मैंने खरीदा है। अब क्या होगा, मिस्टर बी साइन करने के बाद ये अपने पास नहीं रख सकता है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिटर्न कर देंगे साइन करने के बाद, सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटर्न करना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि ये अगर वो साइन किया हुआ डेटा लेके चला जाए तो फिर मिस्टर ए को फायदा क्या इतना लीगल काम करके। ठीक है, तो इसे रिटर्न करना पड़ेगा, इसके पास रहेगा तो अगर ये धोखा देगा कभी तो ये जा सकेगा कोर्ट में इसे लेके कि देखो मैंने इस तरह से इसके पास साइन करवाया था, इसने साइन भी किया था, तो इसने 10,000 का एक फोन खरीदा है मेरे से। तो इसीलिए ये चीज हमेशा याद रखो कि जो सेलर है या फिर जो क्रेडिटर है या फिर जो ड्रॉयर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अल्टीमेटली इसके पास ही रिटर्न आ जाता है, इससे साइन करवा के ये अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पार्टी इन्वॉल्व हो गया, एक तो हो गया ड्रॉयर और एक तो हो गया ड्रॉय। और आफ्टर 3 मंथ्स अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता है, गड़बड़ वाला बात बाद में देखेंगे, जैसे कि इसने पैसा नहीं दिया, ये बैड डेट हो गया, इसका इंसॉल्वेंट हो गया, वो अलग बात है। तो अगर 3 मंथ्स बाद ये क्या करेगा, अपना 10,000 इसे पे कर देगा। ठीक है, तो 10,000 इसे पे कर देगा। अब ऑन दैट केस हम लोग बोलेंगे ये कौन बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, जब पे करेगा मिस्टर बी तो ये पेयर बन जाएगा और इसे हम लोग बोलेंगे पे। तो पार्टी नाम देखो क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, इन्हें हम लोग बोलेंगे पेयर बिकॉज पे करेंगे, और इन्हें हम लोग बोलेंगे पे। ठीक है, क्योंकि इनको पैसा मिलेगा। और इतने दिन तक 3 मंथ्स जो कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है, ये 3 मंथ्स तक ये जो बिल जो है होल्ड कौन कर रहा है, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को और एक नाम देंगे होल्डर, होल्डर ऑफ द बिल। ठीक है, बिल के होल्डर ये है, होल्डर ऑफ द बिल। तो इस तरह से हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और एक कंडीशन भी हो सकता है इसमें, बिल जो है ये एंडोर्स भी हो सकता है। एंडोर्स का मतलब देखो,
यहाँ पर लिख लेते हैं मिस्टर सी, ठीक है, मिस्टर सी और एक पार्टी ले लेते हैं हम। अब ये मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए ने क्या किया था, 3 महीने पहले मिस्टर सी से कुछ खरीदा था, वो भी 10,000 का, ठीक है। सपोज ये डीलर है स्मार्टफोन का, इससे स्मार्टफोन खरीदा था और इसको देना था 10,000। यानी मिस्टर ए और सी में रिलेशन क्या है, मिस्टर ए और मिस्टर सी का रिलेशन एक बार देख लो, मिस्टर ए और मिस्टर सी का रिलेशन देख लो। इन दोनों में रिलेशन क्या है, मिस्टर ए है डेटर किसके, मिस्टर सी के, तो मिस्टर सी है क्रेडिटर, और इनका भी ना पूरा 10,000 का ही इसको पेमेंट करना है, मिस्टर ए को मिस्टर सी को 10,000 पेमेंट करना है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखा था ना, ये इनको हैंड ओवर कर दिया, इनको हैंड ओवर कर दे रहा है, ठीक है, इन्हें भेज दे रहा है, ये बिल ले लो 211, ठीक है, 10,000 वाला, और आपको मुझसे जो पैसा मिलेगा ना, आप ये बिल जो है, ये बिल जिनके नाम पे ड्रॉ किया, आप उससे पैसा ले लीजिएगा। तो ये जो इसने अब इसको मान लेना पड़ेगा तभी होगा, मतलब मिस्टर सी एग्री होगा तभी होगा। अगर मिस्टर सी बोलेगा नहीं मुझे ऐसा काम नहीं करना, वो अलग बात है, लेकिन अगर मिस्टर सी एग्री होगा तो वो मिस्टर बी से पैसा ले लेगा। आफ्टर 3 मंथ्स मिस्टर ए को पैसा देने के बदले मिस्टर सी को पैसा देना पड़ेगा मिस्टर बी को। तो इसे बोला जाता है, ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है एंडोर्समेंट, ठीक है, एंडोर्समेंट। तो मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए है एंडोर्सर, एंडोर्सर, और मिस्टर सी कौन है, एंडोर्सी, एंडोर्सी, ठीक है। तो इससे इन लोगों का डेब्ट जो है, इन दोनों में जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एंडोर्समेंट हो गया। तो मिस्टर ए का और एक नाम हो गया एंडोर्सर। अब देखो, अब पेयर कौन है, पेयर तो मिस्टर बी ही है, क्योंकि उसे ही 10,000 पे करना है, बस ए के बदले किसको पे करेगा, सी को। तो मिस्टर ए पेयर है, लेकिन अब होल्डर ऑफ द बिल किसके पास है, होल्डर है मिस्टर सी, ठीक है। अब मिस्टर ए होल्डर नहीं है अगर ये एंडोर्स कर देता है, और मिस्टर सी ही कौन है, मिस्टर सी है पे, क्योंकि मिस्टर सी को ही पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये होता है कि जो होल्डर होता है ड्यू कोर्स में, उसी को पैसा मिलता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ड्रॉयर है वही पेई होगा, ठीक है, जो ड्रॉयर है वही पेई होगा, मतलब जिसने बिल ड्रॉ किया उसी को पैसा मिलेगा, ऐसा जरूरत नहीं है। अगर एंडोर्समेंट हो जाता है तो एंडोर्सी भी पेई हो सकता है, ठीक है। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ड्रॉयर है वही पेई होगा। तो इससे हमें ये कंसेप्ट पता चलता है। अब हमें बिल्स में कुछ और 2-4 पॉइंट जानने हैं, जैसे कि टर्म्स ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल क्या होता है, बिल का टर्म क्या होता है। देखो, टर्म ऑफ बिल मतलब ये पूरे क्वेश्चन में कितने दिन के लिए हम लोगों ने जो पैसा है, मतलब कितने दिन के लिए बिल जो ड्रॉ किया था। टर्म ऑफ बिल का मतलब होता है ड्यूरेशन, जितने दिन बाद पैसा मिलेगा। द टर्म ऑफ बिल of bills of exchange may be of any duration, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में था, ये जो मेरे एग्जाम्पल था उसमें था 3 मंथ्स, ठीक है, बट नॉर्मली 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 3 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ड्यू डेट ऑफ बिल, एक लैंग्वेज आता है ड्यू डेट ऑफ बिल, ये क्या होता है, देखो, ड्यू डेट ऑफ बिल, the date which the term of bill expires, इसे ड्यू डेट ऑफ बिल बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2/11 को बिल ड्रॉ किया, 2/11/2020 जो आज का डेट है, तो आफ्टर 3 मंथ्स कौन सा डेट आएगा, आफ्टर 3 मंथ्स जो डेट आएगा, देखो कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी दिखा देते हैं। 2/11 से 2/12 1 मंथ, 2/12 से अब 12 के बाद तो जैन आ जाएगा, 2 ये हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब ये 2020 चल रहा है, 2020, अब 2/12/2020 से मतलब दिसंबर से ये हो जाएगा जैन, 2/21 हो गया, तो फिर 2/1/21 से हो जाएगा
2221, ठीक है। तो ये यहाँ पर है आज का डेट है 2 नवंबर से लेके 2 दिसंबर, ये हो जाता है 1 मंथ। 2 दिसंबर से लेके 2 जैन हो जाता है 1 मंथ। 2 जैन से लेके फिर 2 फेब हो जाता है 1 मंथ, तो हो गया 3 मंथ्स। तो हमारा ड्यू डेट क्या आ गया? तो ड्यू डेट आ गया ये वाला, दिस इज आवर ड्यू डेट 2 फेब 2021, ये हो गया हमारा ड्यू डेट। अच्छा, अब इसमें और एक लैंग्वेज आता है, ये भी हमें जानना है, दैट इज डे ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है छूट, ठीक है। तो क्या होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है, ठीक है, पेबल इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है, जैसे घर पे इलेक्ट्रिक बिल वगैरह होता है ना, उसमें भी देखो ड्यू डेट एक रहता है कि आप अगर इतने दिन बाद पे करेंगे तो आपका फाइन लगेगा। ड्यू डेट ये दिया हुआ है, इस ड्यू डेट के बाद चला जाएगा तो फाइन लगेगा, या फिर ड्यू डेट में 10 डेज ऐड करने के बाद जो डेट आता है उसी के अंदर पे करना है, उसके बाद करोगे तो आपका फाइन लगेगा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। तो डेज ऑफ ग्रेस मतलब होता है एवरी इंस्ट्रूमेंट payable otherwise than on demand is entitled to 3 days ग्रेस। 3 दिन ग्रेस मिलेगा, ठीक है, 3 दिन ग्रेस मिलेगा। और ग्रेस पीरियड को जब ऐड कर देते हैं तो जो मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी आफ्टर एडिंग, एक काम करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, फॉर्मेट में लिख देते हैं, जैसे कि ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस करने के बाद जो डेट आएगा उसे हम लोग बोलेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में देखो, ये आ गया ड्यू डेट 2 फेब 2021, अब इसमें 3 डेज ग्रेस ऐड कर दो तो हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगा 5th फेब 2021। इस तरह से हम लोगों को डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब 2 तरह का बिल होता है और 2 टर्म देखो, बिल्स आफ्टर साइट और एक होता है बिल्स आफ्टर डेट। तो बिल्स आफ्टर साइट जो है इसका मतलब क्या होता है, देखो, द टर्म, इस तरह से लिखते हैं, द टर्म बिल्स आफ्टर साइट, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बिल्स आफ्टर साइट कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, और बिल्स आफ्टर डेट क्या होता है, द टर्म बिल आफ्टर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ए बिल commences from the date of drawing of bill। इसका मतलब समझ में आ जाएगा, जैसे हम लोग मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा तुम लोग को ये है क्या, एक बार लिख लो, ये फिर हम समझा देंगे। और कुछ हम लोग को ध्यान में रखना है कुछ नोट्स में, जैसे कि हॉलीडे, हॉलीडे यहाँ पर क्या क्या हम लोग कंसीडर करेंगे।
जब हम लोग ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें पब्लिक हॉलीडे जो कि याद रखना है। तो पब्लिक हॉलीडे में क्या क्या इंक्लूड होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड्स संडे 26th of Jan, 15th अगस्त। पता है तुम लोग को ये सब किस लिए होता है? क्योंकि ये रिपब्लिक डे है, ये इंडिपेंडेंस डे है। 30th सितंबर ये बैंक हॉलीडे होता है। एंड 1st of April, 1st of April, अप्रैल ही लिख देते हैं, 1st of April, क्योंकि ये भी होता है बैंक हॉलीडे। ये बैंक का हाफ ईयरली होता है, क्योंकि बैंक का जो ओपनिंग होता है 1st of March से होता है और जो एंडिंग होता है वो 31st of March में एंड होता है और 1st April में स्टार्टिंग होता है, इसलिए 30th सितंबर उन लोगों का मिडिल होता है। ठीक है, इसीलिए ये सारा जो है हॉलीडे हमें कंसिडर करना है। अब ये सब किस काम में आएगा? जब हम लोग मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा हमारे जो भी टर्म है ये हमारे कैलकुलेशन में काम आएगा। तो देखो हम कुछ कैलकुलेशन तुम लोग को करने दे रहे हैं। तुम लोग इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी मुझे बताओ। तो डेट ऑफ ड्राइंग्स, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और पेबल यानी टर्म क्या है, कब पे करना है। तो फर्स्ट है डेट ऑफ ड्राइंग्स 31st of Jan 1999 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 2/2/99, 1 month आफ्टर डेट। तो मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना है इसका। तो तुम लोग को इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग हम देंगे, हम यहाँ पर कर रहे हैं, सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं यहाँ पर इस पेज पर। तो हमें कैलकुलेट करना है डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो क्वेश्चन में देखो दो टाइम दिया हुआ है, एक है डेट ऑफ ड्राइंग्स, एक है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अगर आफ्टर डेट होता है तो हमें कौन सा डेट से कैलकुलेशन करना है वो हमें देखना है। एक है डेट ऑफ ड्राइंग्स, एक है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आफ्टर डेट देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आफ्टर डेट में कौन सा डेट कंसीडर करना है। द टर्म बिल्स आफ्टर डेट ऑफ ड्राइंग्स, ए बिल कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ द बिल। यानी डेट कौन सा हमें लेना है। अगर बिल में लिखा हुआ है बिल्स आफ्टर डेट, तो हमें कौन सा डेट से मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना है, डेट ऑफ ड्राइंग से। कौन सा डेट लेना है, डेट ऑफ ड्राइंग से। तो डेट ऑफ ड्राइंग्स कौन सा है, डेट ऑफ ड्राइंग से हमारा 31st of Jan 1999। तो डेट ऑफ ड्राइंग्स कैसे, तो मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करें, तो 31st of March 1999 से लेके हमें 1 month आफ्टर कैलकुलेट करना है, 1 month आफ्टर डेट। तो दो डेट है तो कैसे कैलकुलेट करना है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन ही है 1 month आफ्टर डेट का और हम लोगों ने नोट्स लिखा हुआ है कि आफ्टर डेट मतलब जिस दिन ड्राइंग्स होगा उस दिन से लेना है, एक्सेप्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। आफ्टर डेट मतलब ड्राइंग्स डेट लेना है। तो 1 month आफ्टर, जैसे कि अभी मैंने सिखाया 31st of March 1999 से 1 month होने के लिए कौन सा टाइम हो जाएगा, 28th of Feb 1999 और इसमें 3 days ग्रेस ऐड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 month। ठीक है, और इसमें 3 days जो है वो ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 1999 है तो लीप ईयर तो है नहीं, तो 28, उसके बाद 1st March, 2nd March और ये हो जाएगा 3rd of March 1999।
तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से करना है। फिर से एक बार देख लो कि कौन सा डेट हमें चूज करना है। अगर हमारे पास दो डेट है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, वो डिपेंड कर रहा है पेबल किस तरह है उसके ऊपर। और 1 मंथ बोला है तो मैंने पहले 1 मंथ चेक किया, फिर इसमें ग्रेस पीरियड ऐड करना है तो मैंने ग्रेस पीरियड ऐड कर दिया, दैट इज 3 days। अच्छा, नेक्स्ट 29th of Jan 1999, 3rd Feb 1999, 30 days आफ्टर डेट। ये भी हम बताएंगे, क्योंकि अगर डेज होगा तो किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, हमें कंसीडर करना है कौन सा डेट, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स लेना है। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो 29th of Jan 1999, और इसमें हमें ऐड करना है 30 days। तो जो डेट आएगा उसमें हमें ऐड करना है फिर 3 days, ग्रेस ऐड करना है। ग्रेस ऐड करेंगे जो कि 3 days फिक्स्ड है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा डेट होगा। तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना है 30 days होने पे क्या होगा। तो डेज में कैसे काउंट करना है, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कौन सा मंथ है। ये है जैन। जैन में कितना दिन है, 31 है, जिसमें ड्रॉइंग डेट कौन सा है, 29 है। तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 29। तो बचा कितना, जैन में कितना डेज बचा हुआ है, माइनस कर दो 31 से 29, तो 2 days हो जाएगा। 2 days है, ठीक है। तो जैन का हो गया 2 days। उसके बाद हमें 30 days लेना है। तो फेब क्योंकि 1999 है, तो फेब जो है 28 days का होगा, और 28 days देने पे ये 30 हो गया, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर हमें मार्च देखना पड़ता। तो 28 तो फेब को 30 days कवर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 28th of फेब, जहां पर हमारा 30 days कवर हो रहा है। फिर से 3 days ग्रेस देना है, तो सेम आंसर आएगा 3/3/1999। तो डेज में हमें पूरा डेज देखना है कि कौन सा मंथ है, 30 का मंथ है, 31st का मंथ है, 28 का है या 29 का है। हमें देखना है कि उस मंथ में कितना डेज रिमेनिंग बचा हुआ है। तो इस मंथ में 2 days था, और फेब का 28 days। तो 30 days के बाद ड्यू डेट आता है, इसे हम लोग बोलेंगे ड्यू डेट। ड्यू डेट आता है 28th of फेब, और उसमें ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद मैच्योरिटी डेट आ गया 3rd of March 1999। अब एक तुम लोग मुझे करके बताओ, 29th of Jan 1999 to 1999, 2 months आफ्टर डेट, इसका क्या होगा। और जब मंथ होगा तो ये काफी आसान होता है। मंथ जब होता है तो हमें डेट टू डेट काउंट करना है। डेट टू डेट का मतलब अगर 1 मंथ काउंट करना है यहाँ से, तो 2nd of फेब से लेके 2nd of मार्च, डेट टू डेट काउंट करना है सिर्फ। जो है जैसे ये देखो 2nd फेब, इस तरह से देखोगे तो डेट टू डेट 2nd फेब से लेके 2nd मार्च, इस तरह से मंथ में इस तरह से हमें काउंट करना है, एकदम डेट टू डेट काउंट करना है। लेकिन अगर फेब आ जाएगा तो 28 ही लेना है, हम लोग उससे ज्यादा नहीं लेंगे। यहाँ हमें बैलेंस नहीं करना है। जैसे 1 अप्रैल में तो देखो हॉलीडे है, मैंने लिस्ट लिखवाया ना 1 अप्रैल नहीं, 1 अप्रैल। इसमें एक नोट्स लिखना पड़ेगा। अगर नॉन हॉलीडे है तो क्या होता है, अगर अननोन हॉलीडे है तो क्या होगा। इफ नॉन हॉलीडे जो मैच्योरिटी डेट आ रहा है वो अगर नॉन हॉलीडे पे आ रहा है, देन प्रीसीडिंग डे इज मैच्योरिटी डेट। और इफ अननोन हॉलीडे मतलब स्ट्राइक हो गया, ठीक है, कुछ मतलब अचानक से हो रहा है, सडन, या फिर अननोन नहीं, इसे सडन हॉलीडे लिख देते, ठीक है। सडन हॉलीडे जो कि पब्लिकली हो रहा है, सडन हॉलीडे होगा, देन सक्सीडिंग डे इज मैच्योरिटी डेट। क्योंकि लॉजिक है
हॉलीडे तुम्हें पता ही है कि बैंक जो है 1 अप्रैल बैंक का हॉलीडे रहता है, ये बंद रहेगा, तो इस दिन आप पेमेंट करने आओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब ये हॉलीडे मान रहे हैं, इसमें लीगल कार्रवाई नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ही दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये हॉलीडे होगा, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे तो उसका रूल्स रेगुलेशंस पता होना चाहिए। लेकिन अगर अचानक से हो जाता है जो हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। लेकिन नॉन हॉलीडे है तो उसके पहले दिन करो। जैसे संडे वगैरह आता है तो वो तो हमें पता है ना, संडे हॉलीडे होता है, तो अगर कुछ काम करना है हमें, जैसे बैंक का ही काम करना होता है तो पता होता है, तो फिर अगर ज्यादा जरूरी है तो सैटरडे करना पड़ेगा। तो वैसे ही नॉन हॉलीडे है, अचानक से अगर कुछ स्ट्राइक वगैरह बैंक का हो गया तो जब स्ट्राइक खुलेगा उसी के बाद ही कर पाएंगे, यानी सक्सेडिंग डे। उसी तरह से यहाँ पर भी वही होगा, नॉन हॉलीडे तो प्रेसिडिंग डे लेना है, सडन हॉलीडे तो फिर सक्सेडिंग डे लेना है। तो जैसे कि आंसर तुम लोग का कितना आया, आंसर कितना आया फिर बताओ। 29 ऑफ जैन 1999 से हम लोग को लेना है 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स ऐड करेंगे। 2 मंथ्स मतलब 29 ऑफ जैन से लेके 29 ऑफ फेब तो नहीं होगा, 28 ऑफ फेब हो गया, और 28 ऑफ फेब से लेके 31 ऑफ मार्च, क्योंकि ये 28 ही होगा, ये लीप ईयर तो नहीं है और इससे ज्यादा तो होता भी नहीं, तो ये 1 मंथ और ये 1 मंथ, तो मिला के हो गया 2 मंथ। अब इसमें 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे, तो 31 ऑफ मार्च में 3 डेज ग्रेस ऐड कर लो। कितना, कौन सा डे आता है, 1 अप्रैल आता है ना, क्योंकि 31 मार्च खत्म है। ये क्या मैंने गलत लिख लिया, 29 ऑफ जैन और 2 ऑफ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक तो है। 29 ऑफ जैन से लेके 2 मंथ्स आफ्टर डेट, तो 2 मंथ्स, 29 ऑफ जैन, 28 ऑफ फेब, 28 ऑफ फेब से लेके ये 28 होगा ना। तीन दिन ऐड करेंगे तो ये 31 मार्च, ये तो 1 अप्रैल से ज्यादा आ जा रहा है। क्या गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर, क्या गलत हो गया। यहाँ पर कौन सा डेट आएगा फिर, 28, मैम 28 आएगा, 29। हाँ 28 आएगा ना, 29 तो नहीं आएगा। 3 डेज ऐड करेंगे तो 28 ऑफ मार्च, उसके बाद 3 दिन लेंगे तो 29 ऑफ मार्च, 30th मार्च, और हो जाएगा 31 ऑफ मार्च। अच्छा ये 29 है, 29 होगा। हाँ हाँ हाँ, ये 29 होगा ना, इसमें तो नहीं ले सकते क्योंकि ये इतना तक की लिमिटेड है। ये 29 लेना चाहिए था, अगर ये फेब लीप ईयर का होता तो 29 हो जाता, क्योंकि इसमें हम लोग को डेट टू डेट काउंट करना है, तो 29 से 29 काउंट करना था, बट फेब में 29 एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए 28 और फिर 29 तक ही हम लोग काउंट करेंगे। तो 29 ऑफ मार्च तो हमारा ड्यू डेट हो गया। फिर इसके आगे 3 दिन देखो, इसके आगे 3 दिन क्या हो जाएगा, इसके आगे 3 दिन हो गया 30th मार्च, 31 ऑफ मार्च और 1 ऑफ अप्रैल, क्योंकि 1 ऑफ अप्रैल हमारा बैंक हॉलीडे है, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए 31 ऑफ मार्च। तो ये हमारा आंसर होगा, 31 ऑफ मार्च हमारा हो जाएगा मैच्योरिटी डेट। नेक्स्ट है 12/7/1999, 14/7/1999, 1 मंथ आफ्टर डेट। ये बताओ क्या होगा, 1 मंथ आफ्टर डेट। मैम 15। मैम 15/8। 15/8 तो नहीं होगा ना, वो तो 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो कौन सा होगा, 14 14 होगा। उसके, हाँ उसके आगे वाला होगा, 14th होगा।
तो यहाँ पर दिखा देते, यहीं पर दिखा देते, देखो कौन सा डेट लेना है, 12/7 लेना है, 12/7 से 1 मंथ, तो 12 क्या हो जाएगा 8, और इसमें 3 डेज ग्रेस ऐड कर दो, 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो ये नहीं ले सकते, नॉन हॉलीडे है, तो 14 अगस्त होगा हमारा आंसर, 14 अगस्त। तो एक बार सीख जाओगे तो फटाफट हो जाएगा। अच्छा, और एक लिखते हैं 21/2000, 3/1/2000 ऑन डिमांड, यहाँ लिखा हुआ है ऑन डिमांड, तो इसका मतलब मैंने नहीं बताया, तो ऑन डिमांड का मतलब हम बता देते हैं क्या होता है। डिमांड में डिमांड डेट दिया हुआ रहता है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं ड्रॉयर, यहाँ ऐसे नोट रहेगा ड्रॉयर डिमांडेड, ये रब कर देते हैं, ये कर लो तुम लोग अपना जहाँ कर रहे हो, ये तो हो गया। ड्रॉयर डिमांडेड अमाउंट ऑफ दिस पेमेंट ऑन 24th of Jan 2000, 24th of Jan 2000, ठीक है। ऑन डिमांड दिया हुआ है और ऐसा नोट दिया हुआ है कि ड्रॉयर चाहता है, मतलब जिसने बिल ड्रॉ किया है वो चाहता है कि उसका पेमेंट हो जाए 24th of Jan को, तो 24th of Jan को ही पे करना पड़ेगा। ऑन डिमांड का मतलब यही होता है जिस दिन डिमांड किया जा रहा है उसी दिन हमें क्या करना है, वो पे करना है। तो डिमांड कब किया है 24th of Jan, यानी इसका मैच्योरिटी डेट भी हो जाएगा 24th of Jan, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 24th of Jan। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ हो 5th of Jan 2000, 6th of Jan 2000 और लिखा हुआ है एट साइट, ठीक है। यहाँ पर पेबल में लिखा हुआ है एट साइट, तो एट साइट लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, और एक लिख देते हैं, और एक टर्म देख लो, अगर ऐसा है ये लिख लो, फिर हम बताते हैं पीछे क्या होगा, लिख के दिखाते हैं। ऑन प्रेजेंटमेंट, और एक लैंग्वेज हो सकता है ऑन प्रेजेंटमेंट, तो एक लिख लो एट साइट, ये इसका है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है एट साइट और लिखा है ऑन प्रेजेंटमेंट। और ये दोनों का ही मतलब होता है, ये लिखवा देते हैं नोट, ठीक है। एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है ये लिख लो। अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एट साइट, बिल एट साइट, और सॉरी एंड प्रेजेंटमेंट, ऐसा अगर लैंग्वेज लिखा हुआ है मीन्स ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड और एट साइट, प्रेजेंटमेंट, तीनों का मतलब ही एक ही होता है, ठीक है। यानी डिमांड डेट दिया हुआ होना चाहिए। तो ये जो मैंने लैंग्वेज यहाँ पर लिखा है ये तीनों के लिए सपोज अगर हम एप्लीकेबल कर देते, अलग से और नहीं लिख रहे हैं, सपोज ऐसा लिखा हुआ है ड्रॉयर डिमांडेड अमाउंट ऑफ दिस पेमेंट, ना लिख के से कर देते हैं लास्ट 3 पेमेंट, ठीक है। लास्ट 3 पेमेंट कर देते हैं, लास्ट 3 पेमेंट ऑफ बिल, ये जो लास्ट में 3 बिल मैंने लिखा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, अगर 24th of Jan को दिया जा रहा है तो ऑन डिमांड का मतलब भी 24th of Jan को देना, एट साइट का मतलब भी 24th of Jan को देना, ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब भी वही होगा 24th of Jan को देना है। बिकॉज एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट और ऑन डिमांड तीनों का मतलब ही होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द ड्रॉयर हमें बिल जो है वो पे करना है। तो आई होप कि तुम लोग का ये क्लियर हो गया हो कि किस तरह से डेट कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा जर्नल एंट्री की तरफ और बिल का देखते हैं। बिल क्वेश्चन ছিল। हाँ मैम क्वेश्चन কি বলছো, কথাটা কেটে ম্যাম বলছিলাম যে অ্যাড সাইড যেটা আছে ওটা কি মানে ডেট মেনশন করে দেবে?
হ্যাঁ হ্যাঁ ডেট মেনশন করে দেবে। এই যে আমি এখানে ওই জন্য ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করে দিলাম না, এই যে আমি লিখে দিলাম যে ড্রয়ার ডিমান্ডেড অ্যামাউন্ট অফ লাস্ট 3 পেমেন্ট অফ বিল অন 24th of Jan 2000। এটা আমি শুধু এটার জন্য অ্যাপ্লিকেবল করেছিলাম, এটা এখন তিনটের জন্য এই ডেটটাই অ্যাপ্লিকেবল করে দিচ্ছি। আর যে নাহলে যদি যে ডেটটা দেয়া থাকবে ডিমান্ড ডেট দেয়া থাকবে, डिमांड डेट हमेशा दिया हुआ रहेगा। एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट और ऑन डिमांड वाला बिल अगर रहेगा तो फिर दिया हुआ रहेगा कि डिमांड डेट कौन सा है, वही डेट हमें मैच्योरिटी डेट लेना है और उसमें कुछ ग्रेस वगैरह ऐड नहीं करना है। ये बात बताना भूल गए, उसमें कोई भी ग्रेस वगैरह नहीं करना है। 24th मतलब 24th ऑफ जैन ही होगा, इसमें कोई 3 डेज ग्रेस कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये मैच्योरिटी डेट दिया हुआ ही है, जिस दिन डिमांड करेगा उसी दिन देना पड़ेगा। अच्छा अब देखो बिल जो है, बिल कितने तरह से हम लोग जो है बिल को डील कर सकते हैं, मतलब कितना सारा ऑप्शन अवेलेबल है होल्डर के पास, ठीक है। यानी हमारे जो एग्जाम्पल था उसमें बोले तो मिस्टर ए के पास क्या क्या ऑप्शन है बिल को रखने का, ठीक है। मिस्टर ए 4 तरह से वो बिल को डील कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट तो वो क्या कर सकता है, एग्जाम्पल हमारा याद रखो, एग्जाम्पल के हिसाब से 3 मंथ्स का बिल था तो वो 3 मंथ्स के लिए बिल अपने पास रख सकते हैं। तो ही में, हम ही लिख दिए, ठीक है, ही यानी यहाँ पर मिस्टर है, ही में रिटर्न द बिल टिल ड्यू डेट, जब तक ड्यू डेट नहीं आ रहा है तब तक उस बिल को अपने पास रख सकते हैं। या फिर ही में सेंड द बिल to the bank for collection, ये एक ऑप्शन हो सकता है। ये क्या है ये हम लोग सीखेंगे। थर्ड, he may get the bill discounted, he may get the bill discounted with bank or other person। और लास्ट है पॉइंट नंबर 4, ही में एंडोर्स द बिल टू क्रेडिटर, जो ऑप्शन यहाँ हम लोगों ने देखा था, ही में एंडोर्स, मिस्टर सी को एंडोर्स कर दिया था, ही में एंडोर्स द बिल टू अ क्रेडिटर। तो ये 4 तरह से वो बिल को ड्रॉ कर सकता है। तो हम लोग अभी जो करेंगे फर्स्ट ऑप्शन करेंगे, हम लोग ये देखेंगे, मतलब ये मान के चलेंगे कि जो बिल है वो रखा जाएगा टिल द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो क्या क्या हमारा जर्नल एंट्री होगा, ये जर्नल बेस्ड चैप्टर है तो हम लोग उस बेसिस पे करेंगे। तो एक चीज तुम लोग यहाँ पर याद रखो, बिल्स यहाँ पर जो ड्रॉ किया जा रहा है, क्योंकि पैसा बाद में मिलेगा तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। यहाँ तुम लोग को ये जो स्टोरी बताया था तुम लोग को याद रह जाएगा। तो जो बिल ड्रॉ करेगा यानी जो ड्रॉयर है इसके पास ये जो बिल आ रहा है ये बोलेगा मेरे पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल, और इसके पास है बिल्स पेबल जिसे पे करना पड़ेगा, बिल्स पेबल। तो बिल्स रेसिवेबल क्या होता है, बिल्स रेसिवेबल हमेशा एसेट होता है क्योंकि इससे पैसा रिकवर होगा। लाइक डेटर, ऐसे डेटर करंट एसेट तो होता है ना, डेटर के पास से हमें पैसा मिल जाता है, वैसे ये भी तो डेटर ही है, मिस्टर बी भी तो डेटर ही है, लेकिन इन्हें हम लोग करंट एसेट में डेटर नाम से नहीं जानेंगे, बिल्स रिसीवेबल में इनका कितना होगा ये पता करेंगे, क्योंकि डेटर कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा वो जर्नल एंट्री से ही हम लोग देख लेते हैं। और इनके पास है बिल्स पेबल जो कि इनके लिए एक लाइबिलिटी है। तो इसी कंसेप्ट में हमें जर्नल एंट्री पास करवाना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं। चलो, ऑन 1st of Jan A sold goods to B for rupees 10,000 and draw a bill for 3 months. B accept and returned it to A। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सेप्ट करना पड़ता है फिर रिटर्न कर देना पड़ता है।
और द बिल इज ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब होता है कि जैसे उसने कहा था कि 3 मंथ्स बाद पैसा दे देंगे, अगर वो दे देता है तो बोला जाता है बिल इज ड्यूली ऑनर्ड। मतलब इसने डिसऑनर्ड नहीं किया है, बात रख दिया है, जैसे बोला था वैसे ही काम किया है, आफ्टर 3 मंथ्स पैसा दे दिया। पास करना है हमें जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो हमें ए और बी के बुक्स में एंट्री पास करना है। तो ये लिख लेते हैं मिस्टर ए, और यहाँ मैंने बता दिया मिस्टर बी। तुम लोग एक काम करो, यहाँ पर लिख लो, मैंने तो ड्रॉ कर लिया, तुम लोग लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए और इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, वही लिखना है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। तो जर्नल देखो ध्यान से, क्या होगा, सबसे पहले है कि सेल परचेज कुछ तो हुआ होगा तभी बिल ड्रॉ होगा, ऐसे ही तो कोई किसी के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा भी नहीं, कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो मिस्टर ए ने सेल किया है गुड्स मिस्टर बी को 10,000 का, तो क्या एंट्री होगा 1 Jan में। मिस्टर ए क्या एंट्री करेंगे बताओ, ये तो तुम लोग का बेसिक जर्नल एंट्री है और कुछ नहीं। से क्रेडिट सेल हो रहा है ना, क्रेडिट सेल का एंट्री बताओ, बताओ। तुम लोगों ने तो जर्नल लेजर सारा कंप्लीट किया है, कितना टाइम लगेगा। क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, मिस्टर ए ने सेल किया है तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हाँ, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटेड टू सेल्स होता है ना। तो अमाउंट था 10,000, तो ये तो मिस्टर ए लिखेंगे और मिस्टर बी क्या लिखेगा। अच्छा, ये नरेशन वगैरह तुम लोग लिख लो। हाँ, बीइंग द गुड सोल्ड पता तो है, नरेशन क्या होगा इसका, क्रेडिट सेल का। क्रेडिट परचेज का बताओ, इसके लिए तो परचेज है ना। परचेज डेबिट टू ए अकाउंट। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 हो गया। अब जैसे ही क्रेडिट सेल हो गया, अब ये बोल रहा है कि एक प्रॉब्लम है कि हम क्या करेंगे, हम जो है पैसा नहीं दे सकते। तो मिस्टर ए बोल रहा है ठीक है चलो बिल ड्रॉ कर देते हैं। तो बिल ड्रॉ कर रहा है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के लिए जैसे अभी मैंने बताया कि बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज ही पता चल, रिसीवेबल, उस बिल से इसे पैसा मिलेगा, इसका बिल से पे है, बिल्स पेबल। तो हम यहाँ पर बी आर लिख रहे हैं, ठीक है, बी आर। तो बी आर अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एसेट्स डेबिट होते हैं, ठीक है। और 2 हो जाएगा बी, क्योंकि डेटर कैंसिल हो गया, देखो मैंने बताया था ना डेटर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो बी और बी कैंसिल हो गया। अच्छा, कैंसिलेशन बाद में समझाते, पहले ये पूरा लिख लेते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, जैसे इसके पास एसेट है, इसके लिए लाइबिलिटी है, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, इसके पास है बिल्स पेएबल, ठीक है। तुम लोग पूरा लिखोगे बिल्स पेएबल। और किसको बिल पे करना है, मिस्टर ए को। तो ए को अभी क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे, ए अकाउंट डेबिट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी और ए अकाउंट टू बी हो गया। अब बोला जा रहा है कि आफ्टर 3 मंथ्स, शायद क्वेश्चन में वही था, 3 मंथ्स बाद हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो बताओ मैच्योरिटी डेट कौन सा है, 3 मंथ्स दिया हुआ है, बताओ मैच्योरिटी डेट कौन सा होगा। 3 तो 2 मंथ, 4 3 नहीं 4 होगा ना। यस मैम 4 ना, जैन टू, हाँ 4 होगा। तो 4 में मिस्टर बी पैसा देगा, मिस्टर ए पैसा लेगा। तो पैसा मिलेगा तो बैंक डेबिट होगा, ये सबको पता है। बैंक अकाउंट क्या होता है, पैसा मिलने पे डेबिट। और सिमिलरली इसका पैसा चला जाएगा तो टू बैंक, ठीक है। कितना चला जाएगा 10,000, और इसको कितना मिलेगा 10,000। तो कैंसिल क्या हो जाएगा, अब कैंसिलेशन ध्यान से देखो, कैंसिल क्या होना चाहिए तुम लोग खुद समझ जाओगे। तो B2 सेल किया था हम लोगों ने, फिर BR2 जब B किया और B हो गया है कैंसिल। तो बचा क्या है हमारा, BR2 सेल्स बचा है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल टू सेल्स बचा है। तो क्या कैंसिल हो सकता है, बिल्स जो है वो कैंसिल हो सकता है। जैसे कभी भी कहीं पर भी उधार में लेते हो ना, मतलब आसपास की दुकान से, तो देखना वो एक मतलब निकालता है। अभी तो बहुत लोग जो है वो मोबाइल में मेंटेन करते हैं, लेकिन ऐसे भी अभी भी बहुत जन ऐसे हैं कि वो कॉपी में मेंटेन करते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरा पैसा पेमेंट हो गया, इसे काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री से वही करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल चला गया। तो ये देखो बिल्स रिसीवेबल हो गया हमारा कैंसिल, BR था, BR
कैंसिल हो गया। बचा क्या देख रहे हो तुम लोग, बचा है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर इतना सब चक्कर ना करके मिस्टर बी डायरेक्टली कैश पेमेंट कर देता तो एंट्री हो जाता कैश टू सेल्स, एंट्री हो जाता कैश टू सेल्स या फिर बैंक टू सेल्स, जैसे मैंने यहाँ बैंक यूज किया है उसी तरह से देखो यहाँ पर अल्टीमेटली वही एंट्री आ गया, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस वाइज आया बिकॉज इसके पास कैश नहीं था कि ये डायरेक्टली कैश दे दे, बिल्स वगैरह के थ्रू से आया है। वैसे ही अगर यहाँ पर देखोगे तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए हुआ, फिर ए टू बीपी, तो पहले ही कैंसिल हो गया हमारा ए टू ए, बचा क्या परचेज टू बीपी। और जैसे ही पैसा पेमेंट करेगा इसका बीपी जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बीपी जो क्रेडिट होके था लाइबिलिटी वो खत्म हो गया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000, तो ये बीपी क्या हो गया, बीपी कैंसिल हो गया, ठीक है। बीपी जो है कैंसिल हो गया, बचा क्या परचेज टू बैंक। तो यानी अगर ये डायरेक्टली कैश थ्रू पेमेंट कर देता तो परचेज टू बैंक की एंट्री होता ना, कैश परचेज का एंट्री क्या होता है परचेज टू बैंक या फिर कैश, मैंने यहाँ पर बैंक यूज किया है तो परचेज टू बैंक। तो इस तरह से होगा, अगर होल्ड करेगा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी तो ये हो गया आफ्टर 3 मंथ्स पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ तुम लोग को याद क्या रखना है, याद कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ अगर इतना तुम लोग समझ जाओ कि बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है और बिल्स पेएबल जो है वो एक लायबिलिटी है, तो बस उसी कंसेप्ट में हमें करना है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग सेम क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी मैंने लिखवाया, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, बस इसमें ऐड कुछ अलग करेंगे। टेकिंग सेम क्वेश्चन एज पर इलास्ट्रेशन 1 लिख देते, इसे इलास्ट्रेशन 1 डिनोट कर देते ताकि तुम लोग को समझने में आसानी। इलास्ट्रेशन 1, pass journal entries if A sent the bill to the bank for collection and bank charged commission 1%। अब ये क्या है, ये वाला कंडीशन है, ये देखो मैंने 4 कंडीशन लिखवाया था तुम लोग को यहाँ पर। पहला मैंने दिखाया रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, फिर मैंने लिखवाया है ही मे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन होने से क्या होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का तो फर्स्ट मतलब ये होता है कि जब मिस्टर ए, यहाँ पर हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए बिल अपने पास रखना नहीं चाहता है, वो बिल को कहाँ रख दिया है, बिल को रख दिया है बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक में रख दिया है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक वो बिल का पैसा कलेक्ट करेगा। तो बैंक एक्चुअली क्या है, वो घर पे रखना नहीं चाह रहा है, जैसे घर पे हम लोग बहुत सोना वगैरह नहीं रखना चाहते ना, गोल्ड वगैरह, उसी तरह से ये क्या कर रहा है, घर पे रखना नहीं है इसे, ये वाला चीज, ठीक है। अगर किसी का ज्यादा अमाउंट का बिल है तो वो घर पे नहीं रखना चाहता, वो बैंक पे रख रहा है, और बैंक उसके बदले उससे चार्ज ले रहा है 1%, क्योंकि बैंक उसका काम क्यों करे, बैंक उसका चीज प्रोटेक्ट करके क्यों रखे। अब उसके बदले बैंक को तो कुछ चाहिए, बैंक बोलेगा ठीक है हम रख लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम मुझे कमीशन दे दो। तो ये हो गया बैंक चार्ज कर रहा है कमीशन। अब हम लोग को इसके ऊपर जर्नल एंट्री करना है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब ये होता है खुद के पास नहीं रख के जब हम लोग बैंक के पास बिल रख देते हैं तो क्या एंट्री होगा उसके ऊपर। तो यहाँ भी सिमिलरली मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो फर्स्ट एंट्री तो वही होगा, तुम लोग लिखो फर्स्ट एंट्री तो वही होगा हमारा सेल वाला। तो सेल का एंट्री क्या हो जाएगा, मिस्टर ए क्या एंट्री करेगा, मिस्टर ए करेगा बी टू सेल्स, $10,000 और ये परचेज टू ए 10,000। फर्स्ट दो एंट्री तो सिमिलर होगा ना, बिल्स तो ड्रॉ करना ही है, फिर बिल्स ड्रॉ होगा तो BR2 क्या हो जाएगा, बी BR2 बी बीइंग बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, और ये बिल एक्सेप्ट करेगा, जैसे ही ड्रॉ होगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा A2 BP।
ए टू बीपी 10,000 का बिल्स जो है बीपी जो है ये क्रिएट हुआ। अब क्या होगा, अब मिस्टर ए जो है ये अपने पास नहीं रखना चाह रहा है बिल को, ये बोल रहा है भाई मुझे बैंक में रखना है। तो बैंक में रखना है तो बिल्स रिसीवेबल तो गया इसके पास से, बिल्स रिसीवेबल तो नहीं बचेगा, बी तो कैंसिल हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल इसके हाथ में है, लेकिन ये बिल्स रिसीवेबल छोड़ दे रहा है। तो ये अगर डेबिट है तो चला जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और बिल्स ले कौन रहा है, बैंक। और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। बिल को हम लोगों ने भेज दिया है बैंक के पास और बैंक ही कलेक्शन कर देगा हमारे बिहाफ में, ठीक है। तो इससे क्या मिस्टर बी को कोई इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये अपना बिल घर पे रख रहा है, बैंक पे दे रहा है, इससे क्या मिस्टर बी का कोई भी इफेक्ट होगा, क्या मिस्टर बी को कोई असर होगा इस बात से? सोच नो, कोई असर नहीं होगा, इनको क्या लेना देना, ये अपना पैसा कहीं भी रखे, इनको तो देना है 4 अप्रैल को। तो ठीक है 4 अप्रैल आ जाएगा, तो 4 अप्रैल जैसे ही आ गया तो ये चला जाएगा अब बैंक के पास, ठीक है। पहले मिस्टर बी का काम कर देते हैं, ये आसान है। मिस्टर बी अपना पैसा जो है वो दे रहा है, ठीक है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये अपना पैसा दे दिया 10,000। पैसा कहाँ पर दे दिया है, बैंक के पास था बिल, तो वहां पर पेमेंट कर दिया है। और ये चला गया है मिस्टर ए, ये बैंक में है, ये बैंक से पैसा ले रहा है अपना, ठीक है। तो ये इसके पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स तो इसके पास पहले कैंसिल हो चुका था, इसका कैंसिलेशन देख लो, इसका कैंसिलेशन किस तरह से है, बी टू बी कैंसिल, BR टू BR कैंसिल, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू सेल्स, ठीक है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू सेल्स बचा हुआ है। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन क्लोज कर दिया हम लोगों ने। तो बैंक लेकिन पूरा पैसा नहीं देगा, बैंक बोल रहा है हम इतना दिन रखे तुम्हारा बिल, अब मुझे कुछ दे दो, ठीक है। ये कितना पैसा मांग रहा है, 1% मांग रहा है, 10,000 का 1% चार्ज मांग रहा है। तो इसको कितना पैसा देगा बैंक, 10,000 नहीं देगा, 1% चार्ज करके देगा, मतलब 1% पैसा काट लेगा। तो कितना काटेगा, 100, तो कितना मिलेगा, 9,900। हाँ, और यहाँ पर चार्ज काट लेगा तो इसके लिए लॉस है, मतलब एक्सपेंस है, लॉस नहीं है एक्सपेंस है, इसे तो पता ही था कि चार्ज काटने वाला है, तो लॉस तो नहीं है, अचानक से थोड़ी हुआ। तो 9,900 बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट एक्सपेंस हो गया, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो 10,000 का था वो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर कैंसिलेशन भी देख लो, तो यहाँ पर कैंसिलेशन जो है बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन कैंसिल। तो बचा क्या, बचा ये बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, बैंक चार्जेस डेबिट 100 टू सेल्स, ठीक है। तो वही कैश टू सेल की तरह, बट यहाँ पर इस सेल का पूरा पैसा इसे रिसीव नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने अपना पैसा जो है ये क्या किया है ना, बैंक में ले जाके बिल को दे दिया, ठीक है। अपने पास रखने का इसका हिम्मत नहीं है, अपने पास नहीं रखना चाहता है, रीजन जो भी हो, लेकिन बैंक क्या करेगा, इसका चार्ज काट लेगा। ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन हमारा था व्हेन द बिल्स इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। थर्ड कंडीशन देख लो हमारा है व्हेन द बिल इज सेंट फॉर डिस्काउंटेड विथ बैंक। देख लेते एक बार, यही लिखा हुआ है, ही मे गेट द बिल डिस्काउंटेड विथ द बैंक और अदर पर्सन। इसका मतलब ये होता है कि इसने पहले तो बता दिया मिस्टर बी को, ठीक है आप 3 मंथ्स बाद मुझे पैसा दे दीजिएगा, लेकिन और बिल भी ड्रॉ कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद इसे पैसे का बहुत जरूरत हो गया कि मुझे पैसा चाहिए। तो अब पैसा चाहिए तो हम लोग खुद देखते हैं ना कहाँ से पैसा रिसीव मिल सकता है हमें। तो इसे दिखा कि इसके पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये चाहे तो इससे पैसा मिल सकता है, लेकिन इसका मैच्योरिटी डेट तो नहीं आया, तो ये कैसे मांगेगा मिस्टर बी से। मिस्टर बी बोलेगा अगर मेरे पास होता तो हम तो दे ही देते ना। तो फिर ये क्या करेगा, ये बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा कि आप ये बिल्स रिसीवेबल रख लो, ठीक है, और मुझे अभी पैसा दे दो। तो बैंक बोलेगा अभी चाहिए तो हम दे तो देंगे, लेकिन हम थोड़ा अपना चार्ज काट लेंगे, ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है भाई मुझे जरूरत है, आपको जितना पैसा काटना है काटो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो 10,000 बिल था, बैंक बोल रहा है हम 1,000 काट के तुम्हें 9,000 अभी ही दे देंगे। तो ये बोलेगा हाँ मुझे अभी तो चाहिए, अभी आप मुझे पैसा काट के दे दीजिए जितना देना है। तो वो 9,000 दे दिया। तो इसे बोला जाता है व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। तो अभी जो चार्ज होगा ये बैंक चार्ज नहीं होगा, ये डिस्काउंट होगा। मतलब मैच्योरिटी डेट के पहले ही
अगर कोई मजबूरी में हमें अपना बिल जो है वो मतलब बिल जो है वो कैंसिल करवाना पड़े, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बैंक के वो बिल दे ही दे रहे हैं, हम और होल्डर नहीं रह रहे। आगे वाले केस में होल्डर हम ही थे, लेकिन हम अपने पास नहीं रख के बैंक के पास रख रहे फॉर प्रोटेक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होल्डर ही कौन बन जाएगा, बैंक बन जाएगा। तुम लोग यहाँ पर एंट्री देखो ना, यहाँ पर जो है बिल्स चला जा रहा है किसके पास, बैंक के पास रह रहा है, लेकिन है तो इसी का। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये बिल्स जो है ये होल्डर बैंक बन जाएगा। तो इसमें देखो किस तरह से होगा। क्वेश्चन लिखते हैं, ऑन 1/1 A sold goods to B for 10,000 and draw a 3-month bill. A discounted the bill with bank on 4th of Feb at 15% per annum. The bill is duly honored. पास करना है हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो जैसे हम लोग को पता है कि सेल का एंट्री और परचेज का एंट्री हमें सबसे पहले कर देना चाहिए। तो बी टू सेल्स 10,000 और परचेज टू ए 1,111, ठीक है, 10,000। अब बिल ड्रॉ करेंगे। 1st of Jan BR to B 10,000 और यहाँ हो जाएगा A to BP। तुम लोग पूरा लिखो, ठीक है, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखो। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन अलग आ रहा है। A sold goods to B for 10,000 and draw a 3 months bill। यहाँ तक हमारा जर्नल एंट्री हो गया। A discounted the bill with bank on 4th Feb। अब A चला बैंक के पास कौन से डेट पे, 4th Feb में। 4th Feb में ये बैंक के पास चला गया और जाके बोल रहा है, देखो मेरे पास ये 10,000 वाला बिल है, आप ये रख लो और मुझे कुछ पैसा दे दो, और जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगा तो आप B से पैसा ले लो। तो अभी ये तुरंत पैसा ले रहा है बैंक के पास से, तो बैंक इसे पैसा दे रही है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन इसे पूरा पैसा नहीं मिलेगा, इसका पैसा जो है ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2 बिल्स रिसीवेबल, इसका कैंसिल हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल जो है कैंसिल हो जाएगा। जैसे B to B कैंसिल हो चुका था, BR टू सेल्स था, BR इसके हाथ से चला गया, इसके पास पैसा आ गया। तो मुझे बता सकते हो @ 15% के हिसाब से क्या होगा, और इसमें इसका कोई भी असर नहीं होगा। 4th Feb में इसका नो एंट्री, ठीक है, क्योंकि ये बैंक के पास गया, इसका प्रॉब्लम है, इसको तो अपना 4th अप्रैल को पैसा पे करना है बस। BP टू बैंक, ये पे भी किया है क्योंकि लिखा हुआ है बिल जो है वो ड्यूली ऑनर्ड हुआ है। ऑनर्ड मतलब ये अपना पेमेंट 8,500। कितना बताओ, 8,500 नहीं 8,500 तो नहीं होगा। हम एक कैलकुलेशन समझा देते हैं किस तरह से करना है, तुम लोग फिर करो। कि हमें देखना है कि कितना दिन पहले ये डिस्काउंट करवा लिया, क्योंकि ये बिल जो है मैच्योर होने वाला था 4th of April को, ठीक है, लेकिन इसने कब इसको बैंक को दे दिया है, 4th of Feb को। तो ये पीरियड हमें देखना है कितने दिन पहले और कितना दिन इसको रखना था अपने पास, बैंक उतने दिन का इससे डिस्काउंट करवाएगा। कितना हो रहा है बताओ, सही बोल रहे थे, डिस्काउंट 250। डिस्काउंट 250 होगा, क्योंकि देखो बिल कितने का है, 10,000 का है, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट कितना है, 15% पर एनम यानी ईयरली। और यहाँ पर देखो हम लोगों ने कितने दिन पहले
कितने दिन पहले मिस्टर ए ने अपना बिल जो है वो डिस्काउंट करवा लिया। तो 4 फेब से 4 अप्रैल कितना मंथ होता है? 4 फेब, 4 मार्च, 4 2 मंथ्स होता है। तो देखो 10,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 250 होता है 2 मंथ्स। हमें देखना है कि कितने दिन पहले उसने करवा लिया, क्योंकि 4 अप्रैल तक रख लेता तो बिल का पूरा पैसा उसे मिल जाता। तो डिस्काउंट का रूल्स ये है कि जितने दिन पहले उसने डिस्काउंट करवा लिया उतने पीरियड का हमें डिस्काउंट बैंक को पे करना पड़ेगा। तो 250, तो माइनस कर लो 10,000 माइनस 250, तो पेमेंट मिल जाएगा 9,750। तो 4 अप्रैल को मिस्टर ए के बुक्स में और कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो बिल है ही नहीं। अब ये बिल तो बैंक के पास है, इसको पे करना पड़ेगा, मिस्टर बी को पे करना पड़ेगा, लेकिन रिसीव कौन करेगा? बैंक करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर बैंक का तो कुछ कॉलम दिखाया नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम लोग सिर्फ मिस्टर बी तक दिखा रहे हैं और मिस्टर ए तक दिखा रहे हैं। तो ये हो गया थर्ड कंडीशन। और लास्ट कंडीशन हमारा क्या है? देखो लास्ट कंडीशन है एंडोर्समेंट है शायद। ही मे एंडोर्स द बिल टू क्रेडिटर। अगर एंडोर्स करेगा तो क्या होगा? तो लास्ट कंडीशन देखते हैं, अगर एंडोर्समेंट होगा तो क्या होगा। एंडोर्स का मतलब होता है किसी और को दे देना। आगे पैसा लगू। Yes, ma'am. ओके। तो एंडोर्समेंट का मतलब होगा अगर हम लोग अपना बिल जो है किसी और को दे देते हैं, अगर उनको हमसे पैसा मिलने वाला था। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं तो समझ जाओगे। 1st of Jan A sold goods to B for 10,000 and draw 3-month bill. B accepted and returned it to A, जो कि रूल्स है। A एंडोर्स, A ने एंडोर्स कर दिया द बिल 1 month आफ्टर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ C, इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर C। ठीक है, ये इसका क्रेडिटर था। इन सेटलमेंट ऑफ डेब्ट, इन सेटलमेंट फॉर 10,200। ठीक है, 10,200। और बिल जो है वो ऑनर्ड है और हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है तीनों के बुक्स में, ए बी और सी। तो ए बी और सी। तो फर्स्ट तो क्वेश्चन वैसा ही है। फर्स्ट जो है ए और बी के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है, तो बी ने बी को सेल किया गया है। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 और परचेज टू ए 10,000। सी में अभी कुछ नहीं लिख रहा है, क्योंकि सी में लिखना कुछ अभी है नहीं, क्योंकि हम लोग को ये नहीं बताया कि सी और ए में कब ट्रांजैक्शन हुआ था। लेकिन तो अगर हम लोग चाहे तो समझने के लिए लिख सकते हैं, तो ये हम बाद में इसमें एडजस्टमेंट दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद 1st of Jan में बिल्स रिसीवेबल बी आर टू बी 10,000, ए टू बी 10,000। तो यहाँ तक इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है इस डेट पे। ठीक है, कभी तो लिया होगा ए ने सी से पैसा, तभी वो सी को एंडोर्स कर रहा है। पैसा नहीं, कुछ ना कुछ खरीदा होगा। अब क्या हो रहा है? आफ्टर 1 month ऑफ द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने के 1 month बाद क्या किया है? ए ने बिल जो है वो सी को दे दिया है। तो डेट कौन सा होगा? आफ्टर 1 month डेट कौन सा होगा?
फर्स्ट ऑफ फेब हो जाएगा, फोर्थ फेब, ओ फर्स्ट ऑफ फेब, फर्स्ट ऑफ फेब हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ फेब में ये बिल्स इसके पास से जा रहा है, किसके पास जा रहा है? सी के पास जा रहा है। सी कौन है? सी है एक्सेप्टर बिल का। तो हम लोग को पता है डेबिट द रिसीवर, तो सी यहाँ पर रिसीवर है उस बिल्स का, तो सी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। अब सी जो है, सी के साथ देखो कितने डेब्ट का सेटलमेंट हो रहा है। ए एंडोर्स द बिल 1 month आफ्टर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर सी इन सेटलमेंट फॉर 10,200। लेकिन बिल तो है 10,000 का, लेकिन सेटलमेंट हो जा रहा है, मतलब सी मान जा रहा है। जैसे तुम लोग किए हो ना जर्नल एंट्री में, सेटलमेंट ऑफ, सेटल हो जाने का मतलब है सी और 200 हम लोगों से नहीं मांगेगा। यानी सी ने हम लोगों को क्या दे दिया है? जर्नल में करते हो ना डिस्काउंट, क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड नहीं करते हो, डिस्काउंट रिसिप्ट हो जाएगा। इसका मतलब सी ने हमें डिस्काउंट दे दिया है कितने का? 200 का। हम लोगों ने उसे कितने का बिल एंडोर्स कर दिया है? 10,000 का। मिस्टर ए ने उसे बिल एंडोर्स कर दिया है, और सी का जो है वो 10,200 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब जो कि हम बता रहे थे कि यहाँ पर हम लोग चाहे तो सी के लिए एंट्री कर सकते हैं, मतलब सी ने कभी ऐसा तो किया होगा ना, A2 सेल्स किया होगा, इसने सेल किया होगा इसको 10,200 का, और तब ए ने क्या एंट्री किया होगा? यहाँ पर हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ए ने क्या एंट्री किया होगा? परचेज टू सी क्या होगा? कितना? 10,200, ठीक है, 10,200। अब जब ये अपना लाइबिलिटी कैंसिल कर रहा है तो C2 क्या कर देगा? सी अकाउंट डेबिट, ये सी कैंसिल हो गया तो परचेज टू हो गया ना बिल्स रिसीवेबल के थ्रू से। अगर यहाँ पर नॉर्मल पैसा पेमेंट कर देता, बिल तो ड्रॉ नहीं हुआ है, ए और सी के अंदर बिल ड्रॉ नहीं हुआ, एक ड्रॉ हुआ बिल जो है एंडोर्स हो रहा है। तो कंसेप्ट एक बार समझो, ए ने किया होगा, सी ने कभी ना कभी लिखा होगा A2 सेल की, मैंने ए को सेल किया है क्रेडिट में, और ए ने लिखा होगा मैंने परचेज किया सी से क्रेडिट में। अगर नॉर्मल पेमेंट होता तो ए क्या बोल देता? ए बोल देता C2 बैंक, ठीक है, C2 बैंक, मैंने सी को पे कर दिया तो हो जाता कैंसिल। लेकिन थ्रू बिल्स पेमेंट हो रहा है तो सी डेबिट तो यहाँ भी हुआ है, ठीक है, और डिस्काउंट मिल गया है तो टू बैंक टू डिस्काउंट रिसिप्ट तो यहाँ भी हो सकता है, डिस्काउंट मिल गया है, और टू बैंक की जगह हो रहा है टू BR, क्योंकि बिल्स को एंडोर्स करने के थ्रू से हमारा जो है सी का लाइबिलिटी कैंसिल हो रहा है। तो ये लिखने का जरूरत नहीं, जस्ट समझाने के लिए हम बोल दिए क्यों सी हमारा जो है वो डेबिट हुआ यहाँ पर। बाकी यहाँ तो कुछ एंट्री नहीं होगा। अब एंट्री होगा तो जैसे ये बिल एंडोर्स हो रहा है तो इससे मिस्टर बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मिस्टर सी को तो जरूर पड़ेगा। मिस्टर सी को मिल गया है एक बिल्स, ठीक है, तो मिस्टर सी बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, लेकिन उसके बदले उसको डिस्काउंट अलाउड करना पड़ा है अपने डेटर को, वो कितना है? 200 का, और बिल्स कितने का मिल गया है? 10,000 का। 2 ये कैंसिल कर देगा एक हो, जो अभी मैंने रब कर दिया ना, वहां पर मैंने देखो एंट्री में लिखा था कि परचेज अकाउंट डेबिट टू ए बोल के 10,200, तो ये कैंसिल हो गया। तो मिस्टर सी ने क्या किया है? मिस्टर सी ने अपना बिल्स जो है वो ले लिया है एंडोर्स पे। अब आ जाएगा 4th ऑफ अप्रैल, और 4th ऑफ अप्रैल में ये बताया गया है कि बिल जो है मैच्योर्ड हुआ है, यानी मिस्टर बी ने अपना पेमेंट क्लियर कर दिया। तो पहले मिस्टर बी का पेमेंट लिख लेते हैं। तो मिस्टर बी ने अपना पेमेंट दे दिया है, तो BP2 बैंक कर दिया है। और ये यहाँ पर 4th ऑफ अप्रैल को कोई भी एंट्री नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो बिल है ही नहीं, तो ये क्या एंट्री करेगा? इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये इन दोनों के बीच हो रहा है, दैट इज मिस्टर सी एंड मिस्टर बी। तो 4th ऑफ अप्रैल को ये मिस्टर सी जो है ये एक एंट्री करेंगे, ये बोलेंगे मुझे पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट 10,002, मेरा क्या कैंसिल हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। जो एंट्री करने वाला था मिस्टर ए, वही वाला एंट्री अब कौन करेगा? मिस्टर सी करेगा। तो 4 कंडीशन हम लोगों ने किया, और इसमें सारा ही था ड्यूली ऑनर्ड वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि बिल अगर ऑनर्ड नहीं होता है, यानी मिस्टर बी अगर फेलियर हो जाता है पे करने के लिए, मिस्टर बी बार बार इसीलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टोरी स्टार्ट किया था वो ए बी से ही किया था, तो फिर क्या होगा उसके बारे में। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सेंड करेंगे। लास्ट ईयर एंडोर्समेंट যে কোশ্চেনটা ছিল, হ্যাঁ দাও। হ্যাঁ দেখাচ্ছি।
हम्म हाँ, वो है। तो इसे तुम लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट इसके ऊपर डिसऑनर होने से क्या क्या होता है वो सब पढ़ेंगे, और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देंगे, तुम लोग इसे प्रैक्टिस करो। तो क्लास तो हो गया, तुम लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बाय। बाय Bye, ma'am. बाय Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय स्मिता।